अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, फैसल शकील साहब, बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब और हसन बेग साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि 2 रोज़ कबल हमजा शहबाज की रैली में टैलेंट न्यूज़ की टीम पर चंद लीगी कारकुनान हमलावर हुए थे, लेकिन सबसे काबिल तहसीन बात यह है कि लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज उन्होंने कॉल की, हमारी इंतज़ामिया से रब्ता किया है और इंतज़ामिया से हमले की माजरत की है। मैं इमरान नज़ीर का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ वाक़े का नोटिस लिया है बल्कि यकीन दहानी भी करवाई है कि जिसने हमला किया है उनके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी। उन्होंने कहा है कि मीडिया हमारी आवाज़ बनता है, हम किसी के साथ ना हक नहीं करेंगे। जो टैलेंट न्यूज़ मीडिया नेटवर्क की टीम और DSNG पर हमलावर हुए हैं उन लोगों को सज़ा ज़रूर दी जाएगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जमहूरी पार्टी से जमहूरी रहनुमा होने का अपना सबूत दिया है। अब चलते हैं अपने पहले टॉपिक के जाने। प्रोग्राम का पहला हिस्सा है जी, आज एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है, जबकि अदालत ने बानी PTI को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया है। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को हर मुश्किल का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। करप्शन के हर इल्ज़ाम में और गैर आइनी हर इकदाम में जिस तरह से बुशरा बीबी का हर मामले में एक किरदार रहा है, जिस तरह से बानी PTI को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह बानी PTI को मुश्किलात की तरफ धकेला है, उसका जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी हैं। इखलाकी लिहाज से बुशरा बीबी ने बानी PTI का जो हाल कर दिया है वो इमरान खान डिज़र्व नहीं करते थे। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बुशरा बीबी की खान के मामलात में जिस तरह से हर वक्त इन्वॉल्वमेंट रहती थी, फरागोगी जिस तरह से फ्रंट मैन रही हैं और अता तारर साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, एक जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट थी बुशरा बीबी की, वो सब इमरान खान के लिए बदनामी का बायस बना है, बदनामी का दाग बना है। और आज कप्तान इमरान खान जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जिन मसाइल से गुजर रहे हैं, उसका जिम्मेदार बुशरा बीबी हैं। सबसे पहला सवाल नौशाद साहब आप ही से, आपको क्या लगता है कि बुशरा बीबी जो तमाम तर सूरत हाल है, अब इमरान खान जेल में है, जितने मसाइल में घिरे हुए हैं, उसकी जिम्मेदार बुशरा बीबी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो जब ये मामला आप बोल रही थी तो मेरे दिमाग में वो इंडियन एक सॉन्ग है, वो जिधर देखूं तेरी तस्वीर नज़र आए, तो वो कहते हैं जो केस उठा कर देखूं तेरा नाम नज़र आए। मामला ये है कि ये सब जानते हैं कि बुशरा बीबी की जो इन्फ्लुएंस है इमरान खान साहब पर, वो कोई ढका छुपा नहीं है। जहांगीर तरीन जैसे 2 दोस्त हैं जिन्होंने इमरान खान को बनाने में अपना इंतहाई अहम रोल अदा किया। उनके जहाज़ का बड़ा अहम रोल था। वो तो शायद बुशरा बीबी अगर उनके जहाज़ का देना हो तो वो नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को कैसे साइडलाइन किया, बिल्कुल मक्खन में बाल की तरह निकाल कर बाहर फेंकवा दिया। अच्छा, इसके अलावा भी कई ऐसी दास्तानें हैं जो क्या क्लैशेस क्या थे जहांगीर तरीन साहब के साथ? जहांगीर तरीन साहब का अपना कहना यह है कि उनके मुतालिक जो उनके साबिक शौहर हैं, उनके भाई उनके पास आए थे और उन्होंने कुछ बातें कही थी जो गलती से अपनी सिंसेरिटी के अंदर या अपनी जैसे कह ले लॉयल्टी में उन्होंने वो बातें जो हैं वो इमरान खान साहब को बता दी और इमरान खान साहब ने वो बुशरा बीबी के गोश गुजार कर दी, जिसके बाद बुशरा बीबी ने पहली ही मुलाकात के अंदर उनको बता दिया कि आपकी छुट्टी होने वाली है। ये मेरी बात है, ये तजजिया है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी उन्होंने जो रिएक्शन दिया उससे जहांगीर तरीन साहब को समझ आ गई थी कि उनके साथ क्या होने जा रही है। देखिए, बात यह है कि हमने तो सुना था कि जो ख़वातीन हैं वो मर्द के पीछे जो है वो कामयाब मर्द के पीछे ख़वातीन का हाथ होता है। मुझे ये मालूम नहीं है कि इमरान साहब की कामयाबी के पीछे बुशरा बीबी का किस हद तक जो है ना वो मामला था या नहीं था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो बुशरा बीबी का एक मौक्कल था, ये कोट अनकोट मौक्कल पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक मौक्कल था, उसकी वजह से बुशरा बीबी जो है उनका बहुत इन्फ्लुएंस था इमरान खान साहब के ऊपर और उसका नतीजा जो है वो आज सबके सामने आ रहा है। आप बात कर लेंगे इसकी तोशाखाना की तो आपके सामने आएगा। आपको एक मुबैना ऑडियो भी याद होगी, वो अंगूठी से मुतल्लिक और हीरे के कैरेट के ऊपर बहस और मामलात, और वो भी फिर उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब की भी एक मुबैना ऑडियो आई जिसके अंदर जो गुफ्तगू हो रही है फैमिली इंटरफेरेंस है। हालत ये है कि प्रॉब्लम ये हुई कि जो करप्शन के खिलाफ जिहाद करते करते और रियासत मदीना जिस तरह बनी, उसका जो सारा करता धरता और मामलात थे वो उनके हाथ में दे दिया गया, जिनके ऊपर आज बहुत से इल्ज़ामात मौजूद हैं। और फराह गोगी साहिबा
मुझे कभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म फराग होगी की क्यों जस्टिफिकेशन देनी पड़ी, क्यों आके उन पर बात करनी पड़ी। देखिए, इल्ज़ाम करप्शन का उन पर लगा या उनके बारे में बात हुई, इमरान खान साहब को उसमें कूदने की क्या ज़रूरत थी? और वो ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ मोहतरमा बुशरा बीबी ही थी, जिनकी वजह से वो इस हद तक मजबूर हुए कि उन्होंने फराह गोगी को भी डिफेंड करना शुरू कर दिया। बड़ी दोस्ती थी उस्मान बुशरा बुज़दार बीबी के साथ साहब फराह वो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भी बुशरा बीबी साहिबा के जो है ना कह लें मुवक्किल के कहने पे उनको सीएम लगाया गया, और उसके बाद फिर जो पंजाब की हालत हुई वो किसी से छुपी नहीं है। अब तारीख में पहली दफ़ा ये बात देखने में आई कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या कमिश्नर्स हैं वो भी रिश्वत के जरिए लगाए जाने लगे, और बाकी तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि क्या होगा। मैं सोचता हूँ, ये आज ही अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था, शेख रशीद साहब फरमा रहे थे। शेख रशीद साहब को आप समझती हैं कि वो इमरान खान साहब के कितने क्लोज हैं, और उन्होंने कहा कि ये टिकट जो है वो 3 करोड़ रुपए की बेची गई है। हाँ। इमरान खान ने बेची है। प्लस ये है कि वो 190 मिलियन पाउंड का केस आएगा तो भी आपको बुशरा बीबी का कैरेक्टर नजर आएगा, करप्शन की बात होगी तो भी बुशरा बीबी नजर आएंगी। सो बहरहाल ये जो अब मामला था, ये पता नहीं, आई डोंट नो कि मैं इमरान खान साहब को इसमें रूल आउट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नज़र में जिम्मेदारी चूंकि अवाम की नुमाइंदगी की उनके हाथ में थी, वज़ीर आज़म वो खुद थे, बावजूद इसके कि उनको टीवी से देख के पता चलता था या बुशरा बीबी बताती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदारी उन पर भी आयद होती है। बहरहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये जो जिन हालात से आज बानी जो है तहरीक इंसाफ गुजर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बुशरा बीबी का भी है, फराह गोगी का भी है, उस्मान बुज़दार साहब का भी है, और इनके नेक्सस में कुछ साफी भी थे जिन्होंने बहुत कुछ जो उस्मान बुज़दार को भी कनेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरह से। यकीनन ये सारा एक नेक्सस था, उनकी दोस्ती बुशरा बीबी के साथ। उस तमाम तर जो फसाद की जड़ या यूं कह लीजिए कि मसाइल जो इमरान खान जिसमें घिरे हुए हैं, कप्तान की सियासत और जाती जिंदगी को नुकसान पहुंचाए, उसकी जिम्मेदार बुशरा बीबी है। वकास, आप एग्री करते हैं इस पॉइंट से? बिल्कुल सना, मैं एग्री करूंगा। वो कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, हाले गुलिस्तां क्या होगा। मैं समझता हूँ कि उस वक्त हाँ साहब ने तो ये लेबल किया था अली बाबा 40 चोर। ये सारी जो नून लीग की हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी के उस वक्त जो साबिक दौर अतवार गुजरे थे, लेकिन इनके पास खुद अहद अकबरी के जैसा एक मंजर था, और फिर उसके बाद नाहल बशीर, नाहल इनके वजीर, और जिस तरह के इनको सलाह देने वाले थे, मशवरे देने वाले थे। आज ये सारी जो सूरत हाल हुई है, इनको किसने कहा था कि आप असेंबली में डिसॉल्व करें? इनको किसने कहा था आपकी जहांगीर तरीन को नाराज करे, अलीम खान को नाराज करे? कौन सी असूलों की सियासत थी? सारी की सारी इक्तदार की सियासत है, इक्तदार के लिए, इफ्तिहार के लिए, कुर्सी के लिए सारी चीजें की गई। और मेरा नहीं ख्याल कि एट द सेक ऑफ एनीथिंग, एनी सैक्रिफाइस आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। कि आप जिस तरह नौशाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि आप एक खतून को डिफेंड करने आ गए बतौर प्राइम मिनिस्टर, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आज के केस का आप शाह फसाना उठा के देखिए, इसके अंदर जो फैक्ट्स थे, जो इंडैक्टमेंट इनके ऊपर जो चार्जेस फ्रेम किए गए, 108 जो तोहाइफ दिए गए थे बैरून मुमालिक से, डिफरेंट मुमालिक ने दिए थे, वो बुशरा बीबी जो थी उन्होंने 58 तोहाइफ इसमें से लिए थे। और प्राइम मिनिस्टर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे बानी पीटीआई, उनके ऊपर ये इल्जाम, ये एलिगेशन एक्विजिशन लेवल किया गया है कि आपने जो उसको अंडर वैल्यू करने में बतौर प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे का इस्तेमाल किया है। और इनके जो सेक्रेटरी थे जिनकी तरफ से ये स्टेटमेंट भी आ गई, बिल्कुल इस तरह किया गया कि इन्होंने अपना असर और रसूख बतौर प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल किया। तो आज जो इमरान खान साहब की जो 14 साल की कन्विक्शन है, 78 करोड़ के ऊपर जुर्माना किया गया, ये किस चीज पे बेस करती है? ये भी इसका भी शाह फसाना है, इसकी भी कड़ियां जो है वो कहीं ना कहीं बुशरा बीबी के साथ मिलती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें से कबल के हम जो है वो लीगल टेक्निकलिटीज की तरफ जाएं कि आज के केस के अंदर क्या फैसला है। मेरे ख्याल में ये सारी की सारी चीजें की गई इनकी नाहलियों की वजह से थी। जितने ये लोग थे, कोई किसी पार्टी से आया था, कोई किस पार्टी से आया, आज वो लोग जो कि नजरियाती खुद को कहते थे, आज उनका शराजा बिखर चुका है, वो तितर बितर हो चुके हैं, या समुद्र की तलातम मौजों में कतरों की मानी तकसीम हो चुके हैं। इनकी पार्टी के विजन के पीछे 9 मई के बाद कोई शख्स नहीं खड़ा। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त अगर डेलिब्रेटली ये सारी चीजें कर ली जाती है, फाहमो तफहीम के साथ है, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली जाती, तो आज जो हालातों वाक़यात इनको फेस करने पड़े। आपको किसने कहा था कि साइपर के साथ इस तरह खेला जाए? जलसे जुलूसों के अंदर किसके मशवरे पे आप अमल करके, जब आपको पता हो कि हालातों वाक़यात आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। इतने टाइट हालात के अंदर, मुश्किल हालात के अंदर आपने इस कदर कठिन और मुश्किल फैसले किए, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं तो आपको फीड किया जा रहा था। और आप अगर
एक ही चीज के पीछे लाके या एक ही लकीर को पीटते रहे, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी तबाही और बर्बादी का असल राज है। तो आज ये सारी चीजें जो भी हुई, इसके अंदर जो लीगल टेक्निकलिटीज, उस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आपका स्पेसिफिकली क्वेश्चन था उन खान साहब को आज तक लाने में, गुज़िश्ता रोज जो साइफर का फैसला था या आज के रोज जो इनका फैसला था, मेरे ख्याल में बुशरा बीबी का एक बहुत बड़ा हाथ है। ना आप तहफ़्फ़ुज़ के अंदर ये सारी चीजें करते, ना आप रियासत के अमूर के अंदर इस तरह इंटरवीन करते, इंटरपोज करते, इंटरफेयर करते। और निशात साहब की एक बात से मैं 100% एग्री करूंगा, क्योंकि हमने ये चीजें देखी कि जिस तरह डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की तैनातियां होती थी पंजाब भर के अंदर, और फिर यकीन करें कि ऐसे लगता था कि यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, लल्ले तलल्ले किए जा रहे हैं, और कोई पूछ गिछ की रस्म या कोई रीत ही बाकी नहीं रही थी। और डीसी साहिबान जो थे, ना डिस्ट्रिक्ट सतह पे कोई काम हो रहा था। और फिर लेटर ऑन जब ये सारी चीजें मंजर आम पे आई, उसके बाद इन लोगों ने एक्टिवली विजिलेंट एक्सपीडिशियसली चीजों को देखना शुरू किया। लेकिन माजरत के साथ इनके जो हुकूमत के इब्तदाई 2 साल थे, वो तो किसी को जेल में भिजवाने, एसी उतारने, किसी को जो है वो नैब के हाथों पिटवाने में ही गुजर गए। अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ देखते, आप इंतकामी सियासत की बजाय, तो पाकिस्तान का भी भला होता, आपका भी भला होता। और आप जो एक विजन लेके, एक मैंडेट लेके, एक नारा लेके, एक वादा लेके, एक दावा लेकर अवाम के सामने आए थे, कंटेनर की सियासत की थी कि हम डिफरेंट कुछ करके दिखाएंगे। अगर आप सबको साथ लेकर चलते, सबको साथ नहीं भी लेकर चलते, तो करप्शन की सियासत मंजूर नहीं है, चोरों की सियासत मंजूर नहीं है, अपने इर्द गिर्द वो माहौल को कंट्रोल नहीं कर सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखिए कि रियासत मदीना बनने से पहले जो करप्शन थी वो 117 पे थी, और जब 2022 में हुकूमत गई है तो उस वक्त वो 140 पे चली गई है, यानी 23 पॉइंट्स बढ़ गई है। और 16 माह की हुकूमत में वो फिर 7 पॉइंट्स कम हो गई है। आप अंदाजा कर लीजिए कि उस वक्त क्या आलम होगा कि वो जो 117 से जंप करके 140 पे चली गई। चाहिए कि उसके इर्द गिर्द के लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह से उसका नाजायज फायदा भी उठाया जा सकता है। हसन बेग साहब, इससे पहले रेहाम खान भी बदनामी का बायस बनी, अब बुशरा बीबी पर इल्जामात हैं। जराए के मुताबिक जिस तरह से बुशरा बीबी करप्शन में इन्वॉल्व रही हैं, उस्मान बुजदार की कड़ियां भी, फरागोगी की कड़ियां भी कहीं ना कहीं से उनसे मिलती हैं। कप्तान की सियासत की तबाही के जिम्मेदार आप समझते हैं बुशरा बीबी को? सना, मेरा ख्याल है कि मैं डिसएग्री नहीं कर सकता नौशाद साहब से और वकास साहब से। हकीकत बात यह है कि वो मुनीर रियाजी ने कहा था कि कुछ उजवी रावा औखी हसन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण दा शौक भी सी। और बाकी ये है कि वो फराज साहब का, चलो एक और शेर मुझे याद आ रहा है कि फराज अपने बर्बादियों का सबब ना अब लोग हैं और ना जब लोग थे। बात यह है कि अल्टीमेटली फैसले आपके अपने होते हैं। मुझे बताएं, जमाइमा खान से शुरू होने वाला सफ़र ये बुशरा बीबी पे कैसे ख़त्म हुआ, इसमें कौन इन्वॉल्व था? अब जो भी इल्ज़ाम दे दें, ठीक है, ये इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि वो बुशरा बीबी जो है ना डेफिनेटली हर चीज़ में इन्वॉल्व थी। वो घर में बैठ के खान साहब को चलाना और खान साहब के फैसलों पे असरअंदाज होना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो खुद होता है अपने अच्छे और बुरे फैसलों का। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जब कौमी असम्बली में अक्सरियत या कोलिशन के ज़रिए खान साहब आए, तो उनको किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मूव को इस तरीके से स्कटल करने की कोशिश करें? और उसको क्यों मशवरे दे रहा था? क्या बुशरा बीबी ये मशवरे दे रही थी कि जब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए, जिस तरीके से भी हुई आपको पता है, तो उसके बाद आप असम्बली से भी निकल जाएं? मुझे नहीं पता, हो सकता है उसने मशवरा दिया हो या ना दिया हो। और दूसरी बात यह है कि उस्मान बुजदार साहब को लगाने में बुशरा बीबी का कहते हैं किरदार होगा। मैं ये समझता हूँ कि क्या बार बार जब कहा जा रहा था कि वहाँ पे ये वसीम अकरम प्लस नहीं है, ये वसीम अकरम भी नहीं है, ये मतलब कुछ भी नहीं है, तो उसके बावजूद कौन अड़ा हुआ था? मैं समझता हूं कि कौन इनको कह रहा था कि ये 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दें। मेरा ये ख्याल है कि कौन कह रहा था कि जब अपनी हुकूमत के दौरान मोक्कल बेग साहब मोक्कल कह रहा था, मोक्कल पीरी मुरीदी के चक्कर में कुछ बातें तो थी ना, कुछ खबरें जो थी वो बिल्कुल सच साबित हो गई, कुछ प्रेडिक्शंस थी जो बिल्कुल सच साबित हो गई। खान साहब को लगा कि जी आगे भी बात मान ली जाए। नहीं, वो जो देखिए सना, बात ये है कि ये जो मोक्कल वाली बात है होगी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन
मेरा कहना तो ये है कि सिर्फ कि क्या ये सारी बातें जो कर रहे थे, जो मेरा ओपिनियन ये है कि जमाइमा खान से शुरू होने वाला सफर जो है ना, वो खत्म हुआ आके बुशरा बुशरा बीबी बीबी पे। तो कौन ये डिसीजन कर रहा था, कौन उधर इंक्लाइंड हो रहा था, और कौन कह रहा था कि जहांगीर तरीन को आप फारिग करें, कौन कह रहा था? डेफिनेटली पीछे अवामिल होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन हकीकत बात यह है कि अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल है इन सब तमाम ब्लेंडर्स का, एक मौका था मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में खान साहब से ज्यादा किसको सपोर्ट हासिल थी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की? द ओनली पर्सन हु एंजॉयड सच ए लॉट ऑफ सपोर्ट, वो ही वाज खान। तो अब मुझे बताएं कि उसके बाद वो जो फैसले, अब हम किसी को मुरद इल्ज़ाम ठहराए, डेफिनेटली जब आप हुकूमत में होते हैं, जब आप बेहतर पोजीशन में होते हैं या किसी बड़ी पोजीशन पे होते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके फैसलों पे नजर हो रहे होते हैं, असरअंदाज हो रहे होते हैं। वो बुशरा बीबी हो रही होगी, मैं भी कहता हूं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो बच्चा जो क्रिकेट खेलने वाला बच्चा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, तो बुशरा बीबी तो कहीं नहीं थी? इसका मतलब फैसले तो अल्टीमेटली उसके अपने थे। मैं ये समझता हूं कि बुशरा बीबी डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी, उसकी फॉल डाउन का भी यानी वो बनी होगी, सबब बनी होगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल है, अगर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो खान साहब खुद हैं, दूसरा कोई बंदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हसन बेग साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। फैसल शकील साहब, थोड़ा कानूनी तकाज़ों पर भी नज़र डाल लें इस केस के हवाले से। जज मोहम्मद बशीर ने काफ़ी उजलत में ये फैसला सुनाया है, तो आपको लगता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करता है ये फैसला? जी, लगता तो नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, और ये टाइमिंग, मैं देखूंगा कि ये टाइमिंग जो है वो बहुत अहम थी कि इस टाइमिंग से फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा इस फैसले आने से। ये जो एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं जिसमें साइफर का, तोशाखाना का सजाएं हुई हैं, इसका फायदा किसको होगा, बाकी अलकादिर ट्रस्ट का फैसला भी 9 मई का फैसला भी और इद्दत में निकाह का फैसला भी आएगा, और फिर वो 180 मिलियन पाउंड का भी आएगा। ये तमाम फैसले मजीद बाकी भी हैं, निकाह वाला भी फैसला आएगा। तो ये तमाम फैसले आए जाएंगे और उसी तरह आएंगे जैसे ये फैसला आया, लगता यही है। अब वो तो आगे जब आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि हमने माजी से कुछ सीखा नहीं है। हमने जो है यही चीज जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी ये फैसले आए थे, जरदारी साहब के खिलाफ भी ये फैसले आए थे और उन्हें भी सजाएं हुई थी, लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि क्या हुआ। इस तरह मैं ये समझता हूं कि आगे जाके यही होगा। हमारा वक्त जो है वो ये जाया हो रहा है। हमने जो है वो अपने माजी से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ वही काम कर रहे हैं कि एक को चेहरे बदलना है और निज़ाम वो उसी तरह चल रहा है। हमें निज़ाम को जो है वो सही मजबूत रखना चाहिए। आजकल हमारी अदलिया के फैसले पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो ये फैसले हो रहे हैं और किस तरह से माजी में जो फैसले किए गए, कभी जिसे जो है वो सादिक और अमीन कहा गया, आज जो है वो एक अच्छी बात हुई है, आज जो है वो किस तरह से जो है वो है। तो ये तमाम चीजें हैं, सिस्टम असल चीज है, सिस्टम। फैसल साहब, एक अच्छी बात हुई है, वो दुरुस्त करना चाहिए। एक अच्छी बात हुई है फैसल साहब कि कम से कम अब मुखालफों ने मिठाइयां नहीं खाई, मुंह खोल खोल के मिठाइयां भर भर के नहीं खाई। कम से कम ये जरूर हुआ है, इतनी समझ जरूर आई है। चले ये भी बेहतर है, ये भी अच्छा है कि अगर ये तो शुरू हुई है। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, वो तो ये कह रहे हैं अपनी तकरीर में, आज ही की तकरीर है, जो रुलाऊंगा कहता था वो आज खुद रो रहा है सजाओं पे। कल उनकी बारी भी आ जाएगी। सूरत हाल यही है कि अभी जो है वो यही कहा जा रहा है कि आगे जाके ये केसेस जो फैसले आए हैं वो उड़ जाएंगे। तो देख लेते हैं कि क्या होता है। लेकिन आपने जहां तक बुशरा बीबी का कहा, तो मैं अपने दीगर पैनलिस्ट की तरह खुद भी ये कहूंगा कि वाकई में इमरान खान की बर्बादी में जो है वो उनका बड़ा हाथ है। बुशरा बीबी और का जैसे कि ये सिर्फ बिल्कुल बुशरा बीबी का, इसलिए कि जितने भी केसेस बन रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं और माजी में जो इमरान खान के करीबी साथी जो उनसे अलहदा हुए, उन सब के बयानात को देखें, उन सब के स्टेटमेंट को देखें, उसमें सब यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। इसके अलावा और शवाहिद ये भी है कि आपको याद होगा खान साहब ये कहते थे कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है और वो घरेलू खातून है। जब घरेलू खातून है तो उनके घर से जो डायरी मिल रही है उसमें तमाम चीज़ें
सामने आई थी, आपको याद होगा कि जी, वो जी, जी। डायरी में भी तमाम चीजें आई। तो बड़े फैसले जो है वो उन्हीं के बुनियाद पर होते थे। असल में तो खान साहब को इस अंजाम तक पहुंचाने में बुशरा बीबी का बड़ा हाथ है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। लेकिन केसेस के हवाले से जो बात की गई है, वो जो जल्दबाजी की गई है, उस पर जो है वो कई सवालिया निशान है, और ये आगे जाके जो है साबित हो जाएगा कि क्या जो है वो हकीकत थी और क्या जो है वो फसाना था। ठीक है वकास, सवाल आपसे, ये जो फैसला आज आया है तोशा खाना केस का, कल साइफर केस का फैसला हमारे सामने आया था, ये फैसले हैं या किसी की ख्वाहिशात की तकमील? देखिए जी, जो इस केस के अंदर फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए गए थे वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स थे। जहां तक कानून की बात है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है, ये आर्टिकल 10 ने जो राइट टू फेयर ट्रायल की इंश्योरेंस देता है पाकिस्तान के तमाम शहरी को, उसको तो मुकम्मल तौर पर नेगेट कर दिया गया है। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है या जो नेशनल जस्टिस सिस्टम है वो दो मार्जिनल लाइंस के दरमियान ऑपरेट करता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड सेकंडली जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। ना इंसाफ करने में इतनी तहीर कर दी जाए कि इंसाफ का गला घोंट दिया जाए, ना इतनी जल्दबाजी कर दी जाए कि इंसाफ को दफन कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि हेस्ट मेक वेस्ट वाली सिचुएशन जो प्रवेल होती हुई दोनों फैसलों के अंदर हमें नजर आई। आल्दो के फैक्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे। आज के फैसले की हम सबसे पहले बात कर लें अगर, तो 23 या 24 दिसंबर को जो था वो रेफरेंस फाइल किया गया था, और नैब के रेफरेंसेस हम माजी के अंदर देखते रहे हैं, 3-3, 4-4, 10-10 साल जो रेफरेंसेस चलते रहे हैं। 23 दिसंबर को ये रेफरेंस फाइल होता है। 9 जो जनवरी 2024 के अंदर जो है इसके अंदर फर्द जुर्म आयद होती है, और इतने शॉर्टली, एक्सपीडिशियसली और इतने फास्टली ये फास्ट ट्रैक पे चीजें लेके जाते हैं कि हाँ साहब, को कहा जाता है कि आपका जो मुलजिम की स्टेटमेंट है वो आपके पास है, वो कहते हैं मेरे सेल में पड़ी हुई है, उजलत के अंदर वो और उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुना दिया जाता है, देखी जाती है और फैसला सादिर कर दिया जाता है। हक दिफा नहीं था, हक जरा नहीं था। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है, चूंकि ना मैं कोर्ट में मौजूद था, ना आप लोग कोर्ट में मौजूद थे, अभी तक इन्फॉर्मेशन ये थी कि हाँ साहब को ये भी मालूम नहीं था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और मेरी जो है वो वहां पे हाजिरी होगी और मेरी वहां पे प्रेजेंस की सूरत में फैसला दे दिया जाए। कल के फैसले की अब बात करूंगा कि गुज़िश्ता रोज का जो साइफर का फैसला था उसके अंदर भी सना देखें, जो भी केस होता है मुलजिम को जो है डिफेंस का जो राइट दिया जाता है, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी अक्यूज्ड पर्सन, जो कि सुप्रीम कोर्ट की थाउजेंड ऑफ जजमेंट्स मौजूद हैं। अक्यूज्ड वुड प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनटिल अनलेस हिज गिल्ट इज प्रूव्ड, और ये नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल भी है। आप जो है 342 की स्टेटमेंट या सवालनामे के बगैर या 340 की स्टेटमेंट के बगैर, और फिर उसके बाद मुलजिम जो है अपनी सफाई के अंदर अगर एक लिस्ट पेश करना चाहता है कि ये गवाह है जो कि मेरा केस साबित करेंगे, तो आप उसको वो मौका देते हैं, फेयर अपॉर्चुनिटी देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कभी भी पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा कि प्रोसिक्यूशन के जो स्टेट के जो वकला हैं, आप उनको यहाँ पे लाकर डिफेंस की साइड पे खड़े करें और बोले कि जिन गवाहान के ऊपर आपने जो है एग्जामिनेशन चीफ किया, क्रॉस भी आप करें। प्रोसिक्यूशन का तो काम ही है कि वो केस साबित करे। वो हाँ साहब को जो है इस्तगासे का तो काम ये था कि हाँ साहब को कॉन्विक्ट करवाने के लिए वो मटीरियल कोर्ट ऑफ लॉ में वो एविडेंस, वो इन्वेस्टिगेशन, वो इंटेरोगेशन पेश करे जिससे वो कनेक्ट हो जाए। तो आल्दो के वो सारी चीजें, वो एविडेंसेस और प्लस उनकी टेस्टिमनी को कोलैबोरेट करवा दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि केस तो मजबूत था। गवाहान की गवाहियां तो हाँ साहब को पहले ही कनेक्ट कर चुकी थी कि ये अक्यूज्ड हैं और ये मुजरिम होने जा रहे हैं, कन्विक्ट होने जा रहे हैं। लेकिन किसी सूरत में अगर पता था कि सहाफियों से बात जब की उन्होंने गुफ्तगू किया, तब भी उन्होंने इसकी तरफ आइडेंटिफाई किया था कि जी ये फैसला आने वाला है, और मुझे पता है, मुझे मालूम है। और जज साहब को भी कहा कि आप इतनी उजलत में क्यों हैं, मैं तो यही हूँ, मैं भी यही मौजूद हूँ। तो सूरत हाल तो सबके सामने क्लियर थी। फैसल साहब से और हसन साहब से एग्री करूंगा इन दोनों चीजों पे कि ये इस केस के अंदर जो टाइमिंग थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ये जिस तरीके से हमारे जुडिशियल सिस्टम की जगहंसाई हो रही है, ये इस पे बातें कसी जा रही हैं, फिक्रे, ये जुमले कसे जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में दिस इज एंटायरली अ मोकरी ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं वो इस पे बिल्कुल देखेंगी, और ये एट फर्स्ट इंस्टेंस जो है सजाएं सस्पेंड हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा काम कर रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये लूप होल्स इसलिए तो छोड़े गए हैं कि आगे मामला तय हो जाएं। अच्छा, नौशाद साहब कह रहे हैं कि ये जानबूझकर लूप होल्स छोड़े गए हैं, ये एक स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है। का मतलब ये होता है, हमने तो ये अभी भी बानी चेयरमैन को मना लिया जाए। बस आगे जाके जहां पे मकसद रिलीफ देने का होगा वहां रिलीफ मिल जाएगा। जब केस नहीं लगाने होंगे, अगर रिलीफ नहीं देना होगा तो केस वो जो है वो उनकी सुनवाई नहीं होगी। चले, ये भी बड़ा जब सवाल है कि होगी रिलीफ तो देना पता लगेगा बस मकसूद है या रिलीफ मिल नहीं। गया। हाँ बिल्कुल
फैसल देखें, भी ऐड कर रहे हैं। शाह साहब से मैं बिल्कुल जी इत्तेफाक देखें, करूंगा, बात सुने, 100% इत्तेफाक माजी करूंगा। में दूसरी माजी चीज ये से थी, ये हमने जो कोई फैसला बात मैं आपको एक चीज कह रहा हूं एक कि केस तो ये है जो हमने इज्जत कोई का, चीज जिसका नहीं फैसला महफूज सीखी। कर लिया गया, 2 ये घंटे पहले तमाम फैसला महफूज टैक्टिस कर होती लिया है, गया, बिल्कुल शायद नौशाद रात साहब को दुरुस्त फैसला कह सुना रहे हैं दिया कि जाए, ये कल सुना दिया इसमें जो जाए, है जो कि कानूनी ठीक है फैसल जो साहब का पॉइंट ले हमारी लूं, इस्लाम फिर उसके बाद हाई मुझे कोर्ट ब्रेक के अनाउंस अंदर। और करनी है। एक वकास 9 मई का जी फैसल साहब, एक सर 9 देखिए, मई का बड़ा इन इंपॉर्टेंट ऐसे केस है केसेस में जिसमें नौशाद साहब बिल्कुल AIG सही के कह रहे हैं कि जितनी भी कानूनी रिपोर्ट पेश की या पेचीदगियां एनालिसिस की है, में वो खम हादसे को रखा कनेक्ट जाता है करके और ताकि मेरे उससे ख्याल में फायदा उठा लिया जाए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त कि इसमें जो सुखम छोड़े गए हैं वो इसीलिए छोड़े गए हैं कि आगे उससे फायदा उठा लिया जाए। कि अभी भी ये तो मान तमाम जाएं, जो अभी भी माहिरीन हालात अंडर कंट्रोल हो कवानीन गए। है, कानून माहिर लेकिन है, फायदा तब वो तो उठाया यही जाएगा कह जब रहे हैं ना उठाना कि ये मकसूद होगा। 15 ठीक है। बिल्कुल, जब मकसूद होगा, जब उससे फायदा उठाने का टाइम आएगा तब उससे फायदा उठाया जाएगा, वरना तो वैसे ही चला वकास वो जाएगा। फायदा मकसूद के उठाने पास का ही वक्त बच कब जाएगा। आएगा? केस- इलेक्शन का टाइम तो देखिए, करीब आ चुका, ये- इलेक्शन तो गुजर जाएगा, ये इसका मतलब बिल्कुल मेरे ख्याल में नौशाद साहब बेहतर इस चीज की निशानदेही कराएंगे कि कब वो जो है वो फायदा उठाने के लिए उनको बैराकों से क्योंकि बाहर फिलहाल तो निकाला जिद जाएगा आड़े और आ रही है अल्टीमेटली किसी डील या डील का इंतजार। चेयरमैन की। अभी तो जब बानी मियां साहब PTI जो की है वो काबू अभी तो में नहीं जिद आ रहे आड़े होंगे आ तो रही उस है कि वक्त भाई मियां अभी साहब तो को जिद काबू करने के लिए की वजह थोड़ा से वो सा कोई छोड़ डील दिया की जाएगा, तरफ नहीं रिलीज आ दे रहे दिया नौशाद जाएगा। साहब। बानी PTI तो कह रहे हैं कि किसी से कोई ना बात हुई है डील की, ना कोई आया है, ना बात करूंगा डील की। तो ये जिद ही आड़े आई हुई है, ये कब तक खत्म हो जाएगी नौशाद साहब? देखिए, बात ये नहीं है, वो मेरी नजर में इस वक्त इमरान खान साहब को डील देने का कोई तुक नहीं है। अच्छा, कोई सेंस नहीं है ना। वो डील कोई ले नहीं रहे reason- या डील देने वाले डील अभी देने तो के लिए तैयार डील नहीं हमेशा देने वाले ही देते आए हैं सर। अच्छा। देखिए, हमने तो ये कभी नहीं देखा कि वो डील इस तरह से, हाँ 9 मई को इनकलाब आ जाता, ये 28 जनवरी को, जो मैं आपको बताता हूं कि 28 जनवरी को ये कोशिश की गई थी कि जो लोग कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे वो जहां जहां पे बैठे होंगे वहां जाके सिट इन करेंगे, उससे प्रेशर बिल्ड होगा, फैसले नहीं आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई के जो भी प्लानिंग्स हैं या तो उनको पहले से मालूम होती हैं जिन्होंने डील देनी है, या फिर ये है कि पीटीआई उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही जिस तरह से वो करना चाहती है। ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है नौशाद साहब, कंटिन्यू यहीं से कर लेंगे। ब्रेक मुझे अनाउंस करना है, टाइम इज वेरी शॉर्ट। सियासत की गहमा गहमी के एक तरफ अरूज पर है, इलेक्शन मुहिम भी चल रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन में सिर्फ 8 दिन बाकी रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून गैर वाज़े मंशूर और गैर एलानिया बयानिए के जरिए इलेक्शन मुहिम अपनी जोरों शोर से चला रही। वोट को इज्जत दो से लेकर ऑरेंज लाइन हमने बनाई तक का बयानिया आवाम को देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब मुकाबले के साथियों पर वार करने के बजाय पार्टी की सीनियर क़यादत जेल में मौजूद कैदी पर तनकीद को ही अपना कामयाब सियासत समझ रही है। आज मुस्लिम लीग नून ने जफरवाल में जब जलसा किया है तो एहसन इकबाल साहब ने वहां पर अवाम से सवाल ये पूछा है कि बानी पीटीआई ने एक जलसे में मुझे डाकू कहा था, आज पता चल गया कि डाकू कौन है। जबकि मरियम नवाज भी ये कह रही हैं कि फितने ने कौम को सिर्फ एक सबक दिया है कि मारो, घसीटो और आग लगा दो। कल बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, जबकि आज बुशरा बीबी को कौमी असासों पर डाका डालने पर सजा हुई है। जलसों में मगन सियासतदान इख्तदार की भूख को लिए अवाम की भूख को भूल चुके हैं। अवाम का कौन सोचेगा? सवाल सबसे पहला वकास आप ही के सामने। नून लीग जलसों में जो बातें कर रही है इस बुनियाद पर अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, आपको लगता है कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स की बात हर माहौल में, हर मौसम में, हर दौर के अंदर सुनते रहे हैं। चाहे अदालतों के फैसले आए, अदालतों के फैसले ना आए, या जो भी वो बात करते हैं उस नैरेटिव पे या उस प्रोस्पेक्टिव के वो पूरे का पूरे लोग जो है वो उस पर लब्बैक कहते हैं। ये हमारी पार्टी जितनी भी पाकिस्तान की या सब कॉन्टिनेंट की सियासत है, इसका तुरंत इम्तियाज इसका वतीरा रहा है और इस हकीकत से कोई इनकारी नहीं है। हमने देखा था उस वक्त भी जब नून लीग के ऊपर एक बड़ा मुश्किल वक्त था और किस तरीके से फैसले करके उनको निकाला गया था, फिर भी खान साहब तीन किस्तें तो नहीं दे सके थे कि वो अकेले ही हुकूमत बना लेते, फिर भी इत्तेहादियों की बैसाखियों पे खड़े होकर ही उन्होंने 172 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया था, 188 थे, 189 थे। लेकिन मौजूदा सिनारियों में देखे जो इस वक्त मरियम नवाज साहबा जलसे जुलूस कर रही हैं या नवाज शरीफ साहब जिस तरह हताब करे, दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी के जो है वो उनके भी पंजाब के अंदर भी जो है वो पूरे
जलसे जुलूस और फेज लग रहे हैं, सज रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि नून लीग इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे एक चीज तो नजर आती है कि वो उनकी ही हुकूमत बनेगी। अब हुकूमत क्या वो 2/3 मेजोरिटी से आते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से आते हैं, वो आगे जाके क्या चीजें करने जा रहे हैं, और फिर क्या ये हालात वाकयात खान साहब की तरह रहते हैं जिस तरह 2018 के अंदर कहते थे कि तमाम चीजें एक ही पेज पर है और उनको एक मुकम्मल एक वास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आगे सर्व करें। अगर तो ये सारी चीजें इसी तरह चलती हैं जैसे चल रही हैं और जिस तरह इनका प्लान है और जिस तरह हमने 2013 के बाद देखा कि जो मुल्क के अंदर 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, लोड शेडिंग का कला कमा ये सद्देबाब हुआ, गैस की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, मोटरवेज का जाल बिछा था, चीजें बेहतरीन की तरफ आई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इनको ओपर हैंडेड चीजें दी जाए तो नून लीग का जो साबिक रिकॉर्ड रहा है उसके मुताबिक चीजें बेहतरी की तरफ आ सकती है, महंगाई बेहतरी की तरफ। आल दो के जो नजला या जो जलजला शहबाज शरीफ साहब की 18 माह की हुकूमत ने गिराया था, जो डेंट जो जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने पर कन्फेस कर लिया है, मान चुके हैं मेरे वो कि जो मजबूरियां थी, जिस तरह जंग लड़ी हमने मईशत की पाकिस्तान में, हम मानते हैं, आंखें नहीं चुरा सकते कि वाकई हमारी मकबूलियत उससे कम हुई है, ग्राफ कम हुआ है मकबूलियत का। बिल्कुल जी, ग्राफ कम हुआ है और मैं इस चीज को बड़ी जो है ना वसूख से कहना चाहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आते, उनकी सजा खत्म ना होती, मरीम साहिबा दोबारा कैंपेन्स ना करती, उनके मामला सेट ना होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग जो है किसी भी सूरत ये मार्का सर कर सकती थी या अपोजिशन के या दूसरी पार्टीज के दांत खट्टे करने की अहलियत की सलाहियत रखती थी। अब तो जो हालात ही यकसर मुतलिक नजर आते हैं। तो इस वक्त जो मौजूदा प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस हैं या पॉलिटिकल स्केलेटन है उसके अंदर तो इनको बहुत बड़ा एज है। जहां पे इनके जलते जुलूसों के अंदर पाबंदियां थी, ये डिजिटल मीडिया पे खिताब नहीं कर सकते थे, ये बहुत सारी बातें जो थी इनको मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया था। आज इनको जुबान भी दे दी गई और जहां पे जाते हैं इनको वार्मली वेलकम भी किया जा रहा है, कहीं पे छुट्टियों के नोटिफिकेशन भी जारी किए जा रहे हैं। तो मेरे हाल में बहुत सारी चीजें जो है इनको हेल्पिंग हैंड्स के तौर पे दी जा रही हैं। ठीक ठीक ठीक। हसन बेग साहब, नून लीग 2/3 मेजॉरिटी लेने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से जलसे जुलूस किए जा रहे हैं मरीम नवाज की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से, लोग काफी तादाद में जलसों में पहुंच रहे हैं, आपको लगता है 2/3 मेजॉरिटी ले पाएंगे? मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2/3 मेजॉरिटी जो है ना, ग्राउंड वो बड़ा रियलिटी मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो बड़ी डिफरेंट है। हाँ, एक बात इनको जरूर फायदा हो गया है, चूंकि पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं वो अब सारे आज़ाद हो गए हैं और उनको हकीकी आज़ादी मिल गई है, तो उसके बाद हो सकता है वो अपनी हकीकी आज़ादी का जो है ना फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारी पार्टियों में चले जाएंगे। कुछ नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन कर लेंगे, कुछ जहांगीर खान तरीन साहब को ज्वाइन करेंगे और कुछ पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जो ये डेफिनेटली होने जा रहा है। बाकी 2/3 मेजॉरिटी की बात तो मेरा ख्याल है भूल जाएं। कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, मैं वकास से एग्री करता हूँ कि उनकी, लेकिन ख्वाहिश ये है, मुझे लगता है ऐसे है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की या मुस्लिम लीग नवाज की ख्वाहिश है कि उनको कम से कम सिंपल मेजॉरिटी तो दी जाए। अब सिंपल मेजॉरिटी लेने के लिए भी तो कि ऑन ग्राउंड चीज़ें चाहिए डेफिनेटली। जो पिछले 2-4 दिन के वाकयात हैं उससे ये तो लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। ज़ाहिर है लोगों ने तो अपना कहीं ना कहीं रास्ता बनाना है, वो जैसे कहते हैं पानी अपना लेवल बरकरार रखता है, तो लोगों की जो यानी ज़रूरियात हैं, लोगों के जो मसले मसाइल हैं, उन्होंने अपने मसले मसाइल का हल तो सोचना होता है। अगर एक साइड एक गली बंद हो गई तो दूसरी गली जो खुली होती है उसका तो सहारा डेफिनेटली लोग लेते हैं। मेरा ये ख्याल है कि उसमें ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली मुस्लिम लीग नवाज को उनका जो ज़्यादा यानी जोर है वो बुनियादी तौर पे तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो पंजाब है और दूसरे नंबर पे केपी के हुआ करता था। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल बज़ाहिर तो मुख्तलिफ नज़र आती है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी 7-8 दिन है, डिसाइड होने जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि उनकी ख्वाहिश ये है कि उनको कम से कम सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए तो वो उस यानी ब्लैक मेलिंग से बच सकें जो नॉर्मली की जाती है किसी भी गवर्नमेंट के साथ। लेकिन वो भी मुझे बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि सिंपल मेजॉरिटी अगर लेंगे फिर उनको वो इंडिपेंडेंस मिलाने पड़ेंगे। अभी मुझे नहीं लगता, बहरहाल उनका जो यानी वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा था, वो जो तराजू वो बराबर करने थे, वो बहरहाल
बहरहाल हो चुके हैं, बल्कि ज्यादा इनके हक में चले गए हैं। और डेफिनेटली मियां साहब जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मुझे इसमें कम से कम कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि मियां साहब के मुतालिक वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे और उनके साथ डेफिनेटली तीनों दफा वन वे और दी अदर ज्यादतियां भी होती रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ इज द ओनली लीडर जो चाइना को भी एक्सेप्टेबल है और अमेरिका को भी एक्सेप्टेबल है, वो इंडिया को भी एक्सेप्टेबल है, मिडिल ईस्ट को भी एक्सेप्टेबल है, वो हमारे बिजनेसमैन को भी एक्सेप्टेबल है, और जो यहाँ पे बिजनेस चाहते हैं, यहाँ पे यानी वो करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, सबके लिए वो एक्सेप्टेबल लीडर जरूर है। और उसने कभी कोई गिरी हुई बात भी नहीं की है। ये मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी डेफिनेटली बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी जी, बिलावल साहब की भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कल और आज जो सजाएं हुई हैं, नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे बिलावल साहब की भी। नौशाद साहब, नून लीग मुसलसल खान साहब के साथ जो हो रहा है उसको मौका फाते अमल कह रहे हैं, दूसरी जानिब बानी बीटीआई जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो लंदन प्लान का हिस्सा कह रहे हैं, तो दोनों चीजों को आप कनेक्ट करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये लंदन प्लान कोई चीज़ नहीं थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन और एक वो यूज़ किया गया है वर्ड को। लेकिन नौशाद साहब, ये तो राजा रियाज साहब के मुंह से भी सुना था हमने 1 साल पहले करीबन के इलेक्शन में बल्ला नहीं होगा, फिर फैसल वाडा के मुंह से सुना था बल्ला नहीं होगा, ये इमरान खान खुद भी नहीं होगा। तो सूरत हाल तो देखें, फिर कहीं ना कहीं से तो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं इस चीज में। ये लंदन प्लान का हिस्सा नहीं था। लंदन प्लान में आपको बता देता हूँ, लंदन प्लान में सिर्फ इतना कहा गया था कि आप लोग जो हैं वोट को इज्जत दें, बस, इसके अलावा कोई गुफ्तगू नहीं थी। और वोट को इज्जत देने का जो बयानिया था वो उस दिन अपनी तकमील को पहुंच गया था, क्योंकि मामलात जो है वो अपॉलिटिकल होने पे आ गए थे। अब आ जाइए आज की सिचुएशन के अंदर। आप कहती हैं कि कुछ लोग जिनके आप नाम ले रही हैं, वो ना नवाज शरीफ के लोग हैं ना वो किसी और जमात के लोग हैं, वो जिनके लोग हैं उनको उनके बारे में सब जानते हैं। सो वो अपनी जो गाइडेंस या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां से लेते हैं जहां से, जिनके बारे में आप मोक्कल की बात कर रहे थे, हम जो मोक्कल हुआ करते हैं, सो वो उनका मामला है। देखिए मामला क्या है, अब मैं आपको एक बात बताऊं। हम सारे ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जो अगली हुकूमत जिसने भी बनानी है उसके लिए तो कांटों की सेज बिछी पड़ी है। अगली हुकूमत इतनी आसान नहीं होगी। आज इमरान खान को जो सजाएं हो रही हैं, इस पे नवाज शरीफ को, नून लीग को और दूसरी सियासी जमातों के लिए अलमिया है। ये आज इनको सोचने की जरूरत है कि ये जो सजाएं हो रही हैं ये ठीक है, दुरुस्त हैं या गलत हैं। कल जब नवाज शरीफ को सजा हो रही थी तो हम इमरान खान साहब को भी यही समझाते थे कि जनाब आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है उसके अंदर ये काम नहीं चल सकता। पाकिस्तान मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता इंतशार का, और इस सियासत का जो सियासत हमने 2018 से 2022 या 23 तक हमने देखी है। 2018 ये आप 2/3 की बात करती हैं, 2018 में हो सकता था कि नून लीग जो है वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेती। अब ऐसा कोई इम्कान वाज़े नजर नहीं आता, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। सिंपल मेजॉरिटी की हद तक बात समझ में आ जाएगी कि सिंपल मेजॉरिटी हो सकता है कि नून लीग ले ले, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, एक तो बात मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जो है ना, आप कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे, लेकिन इस वक्त जो नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है उसके लिए कांटों की सेज है, और उसमें उनको जरूरत पड़ेगी और उनको ये सोचना चाहिए कि वो जिस तरह सजाएं दी जा रही हैं, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, वो मामलात आगे फिर किसी इंतशार की तरफ ही जाएंगे। जहां जहां जिसको मौका मिलेगा वो उसको रखा, इसलिए ये लूप होल इसलिए रखे गए हैं कि कल को आर्म ट्विस्टिंग होगी मियां नवाज शरीफ की, तो मियां नवाज शरीफ साहब को, ये तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे पे सिर्फ बयानबाजी के जरिए वोट लेने से बेहतर है कि ये एक दूसरे के साथ मिल बैठकर को मामलात जो है वो मुल्क के तय करें कि आइंदा 10 साल में ये जो 10 साल प्रोजेक्ट की बात होती है, कभी हाइब्रिड रजीम की बात होती है, कभी जो है वो लाडले की बात होती है, इन चीजों से निकलकर एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसको सिक्योर करें। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, आप बलोचिस्तान के अंदर हालात देखिए शोरश के, वहां पे क्या मामला चल रहे हैं। हमारी जो फौज पाकिस्तान है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो किन मुश्किल हालात में वहां पे मुकाबला कर रही हैं उन कुव्वतों का जो पाकिस्तान को खुश नहीं देख सकती। सो खुदारा हमें एक दूसरे की टांग खींचकर या एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर या एक दूसरे को सजा दिलवाकर खुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। सो अब आने वाली हुकूमत को सोचना है। सवाल करने दीजिए फैसल साहब, नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि जितनी करप्शन इमरान खान ने की है, उनके दौर में हुई है, उतनी करप्शन और किसी ने नहीं की। क्या कहेंगे इस पर? देखिए,
बिल्कुल उनका ये कहना है और ये तो साबित भी हो रहा है, जो रिपोर्ट फैसल आई है साहब से सवाल है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, बिल्कुल वो उन्होंने ये साबित किया है कि इस तरह से करप्शन हुई है। बात ये हो रही है कि जो नौशाद साहब कह रहे हैं, मैं उसी को सेकंड ये करूंगा कि हम जो है वो सीख नहीं पा रहे, हम कुछ भी मतलब बेहतर नहीं कर रहे। आज जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, बानी पीटीआई के साथ, वो सब आगे ये क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं होगा किसी और के साथ? और ये सही हो रहा है। ये आप जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से आपने जो है वो इलेक्शन कैंपेन चलाने पर जो है बिल्कुल महदूद किया हुआ है, कराची समेत सिंध भर में या पूरे मुल्क में आप देखें किस तरह से एक रोज कबल जो है सिब्बी में पीटीआई की रैली पे धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद शहीद हुए। आज जो है वो बाजोड़ में एक उम्मीदवार कत्ल हुआ। अमन अमान की सूरत हाल क्या है? तो ये तमाम चीजें हमारे जो असल में पिस रही है ना इख्तिदार के चक्कर में, वो आवाम पिस रही है। आवाम को कोई सहूलत नहीं मिल रही, आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस गई है। और हमारे मुस्तकबिल, मैं इलाकों में जा रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, तो लोग जो है वो मायूस हैं। लोगों में इतनी मायूसी है जिसकी कोई हद नहीं। लोग तो इलेक्शन कराची से भी की बात मायूस करूं मैं तो बिल्कुल लोग कह रहे हैं इसका फायदा क्या? ये सेलेक्ट हो गए और हम वोट क्यों दें? हमें क्या मिलता है इस वोट से? लेकिन ये लोगों को बताना बड़ा जरूरी है हमारे घर कि में उनका खाना वोट ही देना उनकी अपनी जरूरी है। जिम्मेदारी है खुदकुशियां और कर अपनी रहे हैं। जिम्मेदारी से तो पीछे ना ये हटे। तमाम किसकी है? जो बिल्कुल आगे जो हुकूमत बनाएगा उसके ऊपर ये जो ताज होगा ना, ये कांटों का ताज होगा। ये जो है वो ऐसा ताज नहीं होगा कि वो मजे कर लेगा। और इसलिए कि इस वक्त मुल्क के हालात जो है, माशी हालात आपके सामने है। तो ये तमाम चीजें हैं, इन चीजों को सोचना चाहिए। जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उसे देखना चाहिए और जो ऐसे फैसला साज हैं उन्हें ये तमाम चीजों को देखना चाहिए कि आवाम का क्या हाल हुआ है। ये एक दूसरे पे इल्जामात लगाना जलसों में, आप ये देखें कि जितने जलसे हो रहे हैं मैं देख रहा हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ इल्जामात ही लग रहे हैं एक दूसरे पे। और क्या चीजें, मतलब आप लोगों को क्या तस्कीन देंगे? क्या जो है वो आप अच्छी खबर दे रहे हैं लोगों को कि आप ये चीज कर लेंगे? वो तो 10% भी उनकी तकरीरों में नहीं होता। 90% जो है वो इल्जामात होते हैं और यही होता है कि मैंने पहले ये किया और उसने ये किया, मैंने ये किया, उसने ये किया। तमाम सियासी जमातें ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे ब्रेक अनाउंस के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ठीक, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। मंशूर होने के बावजूद भी अप्रैल नहीं है, क्या होगा अवाम का, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी की बात भी करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी बड़ी ही कामयाबी के साथ बलूचिस्तान से खैबर और सिंध से पंजाब का सफर कामयाबी से तय कर चुकी है। सियासी बयानियां अपना बना चुके हैं। आज बिलावल भुट्टो ने मालाकंड में भी जलसा किया और कहा कि बानी पीटीआई और नवाज शरीफ को मकाफाते अमल दुनिया में ही देखना पड़ेगा। मगर साथ ही उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी के जेल जाने पर दिली अफसोस है, इस बात पर हम खुश नहीं हो सकते। मैं हुकूमत में अगर आया तो हुकूमत में आते ही पहले दिन सियासी कैदियों को रिहा करूंगा। ये अच्छी बात है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, इसलिए बानी पीटीआई को सजा पर जश्न नहीं मना रही। ये सूरत हाल है जी हैदराबाद दूसरी जानिब, जहां सियासी मैदान आसफा भुट्टो के हाथ में है। उन्होंने काफ़ी गरमाया हुआ है माहौल हैदराबाद में। आसफा भुट्टो भी कह रही हैं कि मैं उस बेनज़ीर की बेटी हूं जो गरीब की आवाज़ थी। फैसल साहब, सबसे पहला सवाल आप ही के लिए। पीपल्स पार्टी अपनी सियासी पोजीशन को मजबूत कर चुकी है, क्या लग रहा है आपको? कोशिश है, बिल्कुल कर रही है। जिस हद तक बिलावल भुट्टो की कैंपेन को देखें, आप आसफा की कैंपेन को देखें और जो जलसे देखें, उसमें क्राउड देखें, उसमें वो उनका मंशूर देखें, ये तमाम चीज़ें देखें, तो पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी हद तक अपना मंशूर पहुंचाने में, अपना मैसेज पहुंचाने में, और ख़ास तौर पे जो बिलावल भुट्टो ने एक बात की है कि इंतकामी सियासत से हमें बाहर निकलना चाहिए, ये चीज़। और दूसरा, पीटीआई के वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए मैं तो ये समझूंगा कि ये चीज़ कह रहे हैं कि सियासी जो है वो वर्कर्स को जो है वो जेल में नहीं रखेंगे, और इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो बयान दिए जा रहे हैं। और जो इन्होंने स्कीमें भी ऐलानात किए हैं कि 30 लाख घर के और उसके अलावा बिजली के 300 यूनिट देने पे, तो बड़े जो है वो खूबसूरत किस्म के जो है वो इन्होंने वादे किए हैं आवाम से, लेकिन ये लगता है कि किस तरह से पूरे करेंगे ये समझ नहीं आता।
तो अभी तो इनकी इंतखाबी मुहिम चल रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी को एक तरह से दोबारा से जिंदा कर दिया है, खासतौर पे अगर हम बात करें पंजाब ठीक की है, और इस बात से KPK की, तो वकास वहाँ पर आप जो है वो अग्री करते इनकी हैं मुहिम कि अच्छी बिलावल चल ने रही है। एक बार फिर से पीपल्स पार्टी को एक्टिव कर दिया है, वोटर और सपोर्टर काफी एक्टिव हो चुका है पीपल्स पार्टी का बिलावल की वजह से, डू यू एग्री? देखिए सना, अगर अभी भी एक्टिव नहीं होना था तो क्या 9 फरवरी को जाके उन्होंने एक्टिव होना था? मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले भी Point. कोई जलसे जुलूस करने चाहिए थे, पंजाब में निकलना चाहिए था। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान तब कासा लेकर निकलते हैं, तब तरले डालते हैं जब इनके, जिस तरह हमारा एक कल्चर रहा है, पानी से गुजरने लगता है तो फिर जाके हम जो है तैयार हो जाते हैं कि वाकई मुसीबत आन पड़ी है। तो ये जलसे जुलूस करने का यही मौसम है और यही सीजन है अल्टीमेटली। इसमें जितने वो नारे लगाएंगे, बातें करेंगे, अवाम को सब्ज़बाग दिखाएंगे काट का उल्लू समझ कर, ये हमने कहाँ पे देखा 2008 से लेके 13 तक और 13 से लेके ऑनवर्ड तक के पीपल पार्टी ने कुछ इस तरह का डिलीवर किया कराची के अंदर कि हम दाद दे, काबिल तहसीन कोई काम किया, अवाम की फलाह बहबूद के लिए किया, कोई लॉ एंड ऑर्डर सही किया। वहां पे सखर के अंदर, लाड़काना के अंदर, थर के अंदर बच्चे मर गए वहां पे भूख से, प्यास से, गंदे पानी से। तो इनको किसी चीज का एहसास नहीं है, एहसास नदामत नहीं है। फिर आके मिंबर पे खड़े होकर, स्टेजेस पे खड़े होकर जलसे जुलूसों के अंदर वही बातें, वही नारे, वही दावे। हाँ, ये एक वही अच्छा घिसी-पिटी gesture है बातें, कि लेकिन जिस वही तरह की सवाल बात ये पैदा होता है हम कि ये करें। इक्तदार में लेकिन जब आ सना, मैं एक जाएंगे तो बात करेंगे जरूर क्या? कहूंगा, जी जी वकास, ये क्विक जो रिस्पॉन्स। 100 यूनिट काम करते हैं, ये मेरे ख्याल में कि सारी निसाबी किताबी रटी रटाई हैं, ये वो बातें हैं, ये वो कागज के फूल हैं जिनसे कभी भी खुशबू नहीं आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें हैं, नारे हैं, दावे हैं, इनको प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली आपकी ना हकीकत को मद्देनजर हुए देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इन जो ठीक है अफसानों की वकास, कोई हकीकत हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। नौशाद साहब, बिलावल पंजाब में भी सियासी कामयाबी की सीढ़ी तय कर चुके हैं, आपको लग रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई आप उसको कामयाबी तो नहीं कह सकते। ये ज़रूर है कि उन्होंने थोड़ा सा वो जो कहते हैं कि वो कदम जमा लिए। खड़े पानियों में हाँ। पत्थर फेंक कर कुछ लहरें पैदा की हैं, इससे ज़्यादा शायद मुझे नहीं लगता। वैसे भी उनका रोल जो है, उनका किरदार जो है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास अपोजिशन लीडर का जो है ना मामला रहे और हम अपोजिशन करते रहें जैसे इससे पहले कर रहे थे। बाकी बात यह है कि इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये सारी डिस्कशन में हम जो बात कर रहे थे वो बड़ी अहम थी। वो ये थी कि ये जो इंतकामी सियासत से हटना है ना, ये शायद वो बात है जिसके अंदर जो तमाम जमातों को सोचनी भी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। जो बाकी बातें हैं, ये बात दुरुस्त है। मैं ज़ाती तौर पर जब मैं मंशूर किसी का मुआजना करता हूँ, जब मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो काबिल अमल नहीं हैं। इसके कंपैरिजन में जब मैं जमात इस्लामी का मंशूर देखता हूं तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि काबिल अमल नहीं है। लेकिन जब मैं नून लीग का मंशूर देखता हूं तो उसके अंदर हो सकता है कि जो काबिल अमल ना होने वाली बातें हैं वो जरा कदरे कम हो। चलिए हसन बेग साहब से मैं सवाल कर लेती हूँ। हसन बेग साहब, मंशूर आपको लगता है प्रैक्टिकल है नून लीग का? नून लीग का या पीपल्स पार्टी का? आप मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, बात पीपल्स पार्टी की हो रही है, लेकिन सवाल मैंने नून लीग का नौशाद पूछ साहब रही के हैं। सवाल से लिया कि नौशाद साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग का जो मंशूर है वो काफी प्रैक्टिकल है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों का जो मंशूर है, मतलब 300 यूनिट नहीं, बिजली मेरा ख्याल है फ्री, नहीं 30 लाख घर। मैं समझ गया, आपका क्वेश्चन समझ आ गया। जी। नहीं सना, समझ आ गया। बात ये है कि मैं समझता हूं कि नून लीग का डेफिनेटली जो मैनिफेस्टो है वो काफ़ी रियलिटी के करीब है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो मैनिफेस्टोज होते हैं ये बुनियादी तौर पे रियलिटी के करीब बहुत कम होते हैं, ये आइडियलिस्टिक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक उम्मीद दिलानी होती है वोटर को, एक यानी आस बनानी होती है कि हम आएंगे तो हमारे इरादे ये हैं, और इरादों में मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने अच्छा एक मंशूर दिया है। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जो अपने मंशूर को 300 यूनिट से लेकर मुख्तलिफ उम्मीदें दिलवा रहे हैं, शायद वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल ना भी हों, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हर पार्टी का मकसद और ये तो होता है कि वो वोटर को जो है ना अट्रैक्ट कर सके। वो कहते हैं कि मैंने मजदूर कार्ड बना देना है, किसान कार्ड बना देना है, तो वो कार्ड्स की जो बात कर रहे हैं, वो कार्ड्स खेल रहे हैं। वो एक अच्छा, मेरा ख्याल है उन्होंने एंट्री भी डाल दी है पंजाब में। लेकिन नौशाद साहब, यू नेवर नो किसका कार्ड काम दिखा जाए आके कोई। जी नौशाद साहब, नहीं, कार्ड जैसे काम नहीं दिखाते। वो आपने सुन लिया था ना, उन्होंने कहा कि बड़ी सिंपल सी बात है, किसी से पूछ लें क्या हमें सिंध की तरक्की पंजाब में चाहिए या पंजाब की तरक्की सिंध में चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा बात है, मनाजरा कर लेते हैं, सोच सकता है इसको।
समझ सकता है। इतनी जल्दी भी अलियोर नहीं होते, कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस किसी ना किसी जगह पे आपने की हो। देखिए आपने पंजाब में काम किया हो तो आप बाकी 3 प्रोविंसेस में जाके कह सकते हैं कि ये काम मैंने मोटरवे बनाई। आपने फर्ज करें कि सिंध में काम किया तो आप कह सकते हैं बाकी 3 प्रोविंसेस को। किसी ने केपीके में काम किया हो तो वो उसकी बुनियाद पे बाकी सूबों को कह सकता है। लेकिन अगर मामला आपका कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी ना हो तो फिर शायद सिर्फ कार्ड खेलने से या कार्ड रखने से कन्विंस भी नहीं कर सकते आप सियासत से आवाम नुकसान ही होता को। है, मोबिलाइज फायदा नहीं जरूर होता। कर सकते हैं, कन्विंस नहीं कर सकते। ठीक है नौशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसन बेग साहब, फैसल शकील साहब, बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।